मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम लोग परिमेय संख्या तक पढ़े हुए थे। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक बार। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्याएं समस्त 1 से 9 तक की संख्याओं को, जैसे 1, 2, 3 इस तरह से 9 तक हमने लिख दिया था, इनको हम प्राकृतिक संख्या n कहते हैं। इसी प्रकार अगर इसमें हम 0 शामिल कर दें, 0, 0, 1, 2 इस तरह से समस्त संख्याएं हो जाएंगी, तो इनको हम पूर्ण संख्याएं w कहते हैं। और इसके बाद था कि समस्त पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर यानी 2, 3, 5 या फिर -1, -2, -3, 0 भी साथ में है, तो इनको अगर ले लेते हैं तो इनको हम कहते हैं ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जिन्हें जेड से प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार से परिमेय संख्याएं जिन्हें क्यू से प्रदर्शित करते हैं वो थी, जैसे मान लीजिए 2/3, 3/7, 1, 0, -5/8 इस तरह से सभी संख्याएं। अब आइए हम जरा चर्चा करते हैं, क्या कोई ऐसी संख्या है जो परिमेय नहीं हो सकती? क्योंकि हमने परिमेय संख्या में पढ़ा हुआ था कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं, परिमेय संख्या वह होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q 0 नहीं होना चाहिए। तो हम तो लिख सबको सकते हैं p/q के रूप में, जैसे मान लीजिए कहीं 5 लिखा है तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होता है, कहीं मान लीजिए 3/5 है, इसके अपॉन में सीधे हमको दिख रहा है कि 5 है। बस ये कहा जाए 3/0 क्या यह परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार अगर कहा जाए 5/0 -5/0 क्या यह परिमेय संख्या है? यह भी नहीं है। अगर कहीं लिखा जाता है -3/5 और फिर पूरे के बटे में लिखा जाता है 0, ठीक है, यह भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जिसके हर में 0 मिल जाए वह परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या में यह कहा गया p/q, p और q क्या होने चाहिए? तो p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, तो ये पूर्णांक भी नहीं है और ये नीचे 0 भी हो गया, इसलिए कहा जाता है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। आइए कुछ और भी चर्चा करते हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सकें तथा q 0 न हो, ये भी ध्यान रहे, q 0 भी न हो और p/q के रूप में लिख भी न सकें, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात क्या लिखते हैं हम लोग? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, जहां q बराबर 0 न हो, ठीक है ना, लिखा जा सके। अर्थात जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं, जैसे में क्या लिख सकते हैं? तो देखिए √2, √3, √5 इस तरह से ध्यान रखेंगे। एक अलग से नंबर है पाई एक अपरिमेय संख्या है, और इन्हीं संख्याओं को अर्थात परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर कौन सी संख्या बनती है? तो वास्तविक संख्या बनती है। इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बस इतना याद रखें कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के पूरे समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो ध्यान दीजिए, इनका निरूपण आसानी से एक रेखा पर किया जा सकता है। जैसे हम लोग संख्या रेखा का
अध्ययन किए थे, हम लोग पढ़े थे संख्या रेखा क्या होता है। तो संख्या रेखा के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो उस संख्या रेखा में ध्यान देंगे, संख्या रेखा में बताया जाता है कि संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिस पर बिंदुओं को अंकित किया, जैसे यहाँ 1 0 1 2 -1। अब ध्यान दीजिए, इसके बीच में भी 1 और 2 के बीच में भी कितना होता है 1.5, जिसको हम लोग कहते हैं 1 से 1/2 या इसे 1 3/2। इस तरह से भिन्नात्मक संख्याएं भी बीच में हुआ करती हैं। आगे हम बात करें इनके बीच संख्याओं की, तो इनमें अपरिमेय और परिमेय दोनों ही संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है, अर्थात इस पर हम वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को। यही वजह है कि इसका नाम वास्तविक संख्या रेखा होता है, इसे हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली की। आइए प्रश्नावली 1.2 में देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी आपने क्या कहा था कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उन्होंने कह दिया प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये बात सत्य है। लिखेंगे कि यह कथन सत्य है तथा प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, अगला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का मतलब होता है, √m का मतलब हो जाएगा √ मान लीजिए 4। तो √4 का मान क्या होता है, तो √4 का मान आप एक बार गौर कीजिएगा +-2 होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम +2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है 2 बार गुणा, तो +2 गुणे +2, ठीक है, तो प्लस 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 होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। और -2 का स्क्वायर करते हैं तो -2 गुणे -2 और माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हमें जो 4 मिला है, हमें यह नहीं पता होता है क्योंकि दोनों प्लस में ही दिखा रहा है, हमें यह नहीं पता होता है कि +2 का स्क्वायर है कि वो -2 का स्क्वायर है। इसलिए हम दोनों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं +-2। ठीक है, तो इतना तो ये सत्य है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, यह बात सत्य है कि +2 भी होता है और -2 भी होता है संख्या रेखा पर। लेकिन आगे कह रहा है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह गलत हो गया है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती और इसमें एक ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। तो लिखेंगे कि √m एक क्या है, √m एक ऋणात्मक संख्या भी प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? ऋणात्मक संख्या भी प्राप्त होती है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। अगर सिर्फ इतना नहीं दिया होता जहां एक m प्राकृतिक संख्या है तो यह कथन सत्य था, परंतु इसमें कह दिया कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 0 भी नहीं होता है। ठीक है, -4 की बात करें तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं √-4, ध्यान दीजिए आगे बात को बता देते हैं, √-4 यह एक वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि -4 किसी का होता नहीं है, किसी की वैल्यू नहीं होती है। इसका हम लोग अभी अध्ययन मैंने बताया कक्षा 10 में, यानी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम कैसे कह सकते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? देखिए, तो यह भी तो एक वास्तविक संख्या है और यह एक अपरिमेय है क्या? यह एक अपरिमेय नहीं है। √9 की हम बात करें तो यहाँ भी +-3 मिलता है, यह भी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में न लिख सकें, अर्थात आप जानते हैं वह रूट में रहेगा। अगर हम कहें √16, यह 16 बाहर निकल जाएगा, +-4 हो जाएगा, लेकिन यही बात होती √17, यह बाहर नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे हम पढ़ते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
तो लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। क्यों नहीं होते हैं? तो अभी देख लीजिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक, ये भी तो धनात्मक पूर्णांक है, तो ये अपरिमेय नहीं है। यही एग्जांपल दे दीजिएगा, ये भी उदाहरण दे सकते हैं, ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो आप उदाहरण के तौर पे इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, परंतु इसको नहीं। ठीक है, कुछ संख्याओं के व्यवस्थित करने की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर कहीं मान लीजिए लिखा है √5, तो इसको दो वर्गमूलों की संख्याओं के रूप में प्रकट कीजिए। तो आइए एक बार हम वर्गमूल संख्याओं को एक बार यहाँ पे नजर डालते हैं। वर्गमूल संख्याएं कौन सी हैं? वर्ग तथा वर्गमूल संख्याएं, वर्ग तथा वर्गमूल संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, तो √1 का मान कितना होता है? 1 होता है। √4 कितना होता है? 2 होता है। √9 कितना होता है? 3 होता है। √16 कितना होता है? 4 होता है। √25 कितना होता है? 5। बस इतना ही हमको बात करना है, ज्यादा इस कोर्स में दिया नहीं है। अगर आता है तो आगे आप ऐसे समझ लेंगे, ठीक है ना? आगे देखिए, अब इसको हम इन्हीं में से किसी एक रूप में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? देखिए, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ 4 है ना, तो 4 + 1, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर कहीं दिया है 2, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? 1 + 1। अगर कहीं दिया है √3, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो √1 + 1 + 1, ठीक है। अगर कहीं लिखा है मान लीजिए 7, तो √7 के लिए क्या करेंगे? √7 के लिए हो जाएगा 4 + 1 + 1 + 1, ठीक है। मतलब इन्हीं संख्याओं में से हमें किसी भी तरह, ठीक है, किसी भी तरह बांट देना, व्यवस्थित कर देना। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 10, तो 10 के लिए क्या करेंगे? √9 + 1। कहीं मान लीजिए लिखा है √8, तो अब ये नहीं कहेंगे कि 9 - 1, 9 - 1, यह चीज गलत है। √8 बराबर क्या लिखेंगे? हमेशा प्लस में ही तोड़ना है, तो 4 + 4 ऐसे तोड़ सकते हैं, या इसी को हम चाहें तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं। आप अपनी इच्छा से तोड़ेंगे इसको, ठीक है ना? 4 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए √17 है, तो 17 को कैसे तोड़ेंगे? 16 + 1, या कह सकते हैं कैसे तोड़ेंगे? तो √9 + 4 + 1 + 1 + 1, देख लीजिए, ठीक है। या इसी को तोड़ सकते हैं √4 + 4 + 4 + 4 + 1। मीन्स हमको किसी भी तरह संख्याओं को इसी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको व्यवस्थित करना सीख गए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं संख्या रेखा पर √ वाली संख्याओं को, अर्थात अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं। आइए अब एक हम उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण के लिए √2 को संख्या रेखा पर निर्धारण कीजिए या निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए जरा, तो √2 को सबसे पहले हम यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे इन संख्याओं के रूप में। तो देखिए, तो √2 को क्या लिखेंगे? √1 + 1, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना इसके निरूपण के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी? तो आप इसके लिए ले सकते हैं प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर मतलब चांदा। क्या ले सकते हैं? स्केल ले सकते हैं, जिसको हम लोग पटरी कहा करते हैं, ठीक है, इंच पटरी कहते हैं कुछ बच्चे। पेंसिल चाहिए, और प्रकार ले लें तो और उत्तम है, प्रकार है, पेंसिल, प्रकार, स्केल, प्रोटेक्टर और रबड़ वगैरह इत्यादि ले लेते हैं। रबड़ वगैरह का जो काम लगता है उसको हमने इत्यादि लिख दिया। क्या करते हैं, एक स्केल लेकर सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। यह रेखा की लंबाई कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस रेखा का नाम मन करे तो हम XY लिख सकते हैं। अब इस रेखा पर क्या करते हैं, तो एक बिंदु कोई लेते हैं जिसका नाम O लिखते हैं, और इस O से पहले वाली संख्या का वर्गमूल कितना है? तो 1 का वर्गमूल कितना है? 1। तो 1 सेंटीमीटर की एक दूरी माप लेंगे, जितना भी दूर हो
वहां तक हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब जब 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया तो अब क्या करते हैं कि इस 1 सेंटीमीटर वाले बिंदु पर अर्थात इसी बिंदु पर, ठीक है, अगर आपको बनाने आए तो प्रकार से, नहीं प्रकार से तो प्रोटेक्टर से सावधानी बरतिएगा। यहाँ पर हम सीधा खींचते हैं एक 90 डिग्री का, जैसे 90 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, चांदे से बनाना चाहें चांदे से, प्रकार से बनाना चाहें प्रकार से। ठीक है, ये हम एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। और जब 90 डिग्री का एंगल बना लिए तो अब क्या करते हैं, हमने इसका काम तो कर लिया था, अब अगला वाला नंबर कितना है 1। इस 1 का वर्गमूल फिर कितना आया 1। अब उस 1 जितना आया उतने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के बराबर एक इसमें बिंदु लगा लेते हैं। ठीक है, अब जहां पर यह बिंदु लगा यहां से इसको डॉटेड लाइन में मिला देते हैं। यहां से इसको किस में मिलाएंगे, डॉटेड लाइन में। और डॉटेड लाइन में मिलाने के बाद अपना प्रकार ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूं कि प्रकार में यह लोहे वाली नोक है, ये पेंसिल वाली नोक है, ये हमारा जो पेन है यह पेंसिल है, तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह रखते हुए हम इस तरह चाप काट देते हैं। ठीक है, एकदम सीधा ऐसे चाप कटता है जहां भी हमारा चाप कटे। ठीक है, जिस बिंदु पर कटेगा वही बिंदु, अब यहाँ जो मैंने ओ लिखा था यहाँ से इसको ए बना देते हैं। इसको क्या लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं, ए कह देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं ओ ए बराबर √2 और इसको आप अपने स्केल से माप कर देखेंगे 1.7 के लगभग में आएगा, इससे थोड़ा सा अधिक ही होगा। ठीक है, और आप मान भी निकाल के देखिए तो √7 ही आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी तरह। इसी एग्जाम्पल में आगे हम लोग लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए √5, √5। तो √5 की वैल्यू कैसे लेंगे, तो √5 को हम कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। तो 5 को कैसे तोड़ेंगे, तो 4 में तोड़ सकते हैं प्लस 1 में तोड़ सकते हैं ना। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे कि सबसे पहले अपने स्केल से एक रेखा खींच लेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे हम लोग XY रख लेंगे। ठीक है, और एक बिंदु कहीं निर्धारित कर लेंगे हम लोग, उसका नाम O ले लेते हैं जो निर्धारित फिक्स होता है। अब यहाँ से अब इस 4 का वर्गमूल ध्यान दीजिए, इस 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर पर एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ तक हुआ। इस 2 सेंटीमीटर वाले बिंदु पर एक हम सीधे 90 डिग्री का फिर रेखा खींचते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। प्रोटेक्टर से या प्रकार से सावधानी बरतनी है, ध्यान रखना है हमेशा कि 90 डिग्री से अधिक ना हो। ठीक है, अब इसके बाद अगला नंबर 1 है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल यहाँ से देख लीजिए 1 होगा। अब इस 1 सेंटीमीटर को आप क्या कीजिए, यहाँ पे मार्क लगा लीजिए, चिन्ह लगा दीजिए और इन दोनों को डॉटेड लाइन में इस तरह से डॉटेड लाइन में आप मिला लेंगे। ठीक है, अब मिलाने के बाद से फिर वही काम पुराना करते हैं कि हमारा यह पेंसिल हो गया और ये प्रकार की नोक, ये लोहे वाली प्रकार की नुकीली है, ध्यान दीजिएगा, और ये पेंसिल है। ठीक है, अपना ये प्रकार और पेंसिल इस तरह रखेंगे और इस तरह रखने के बाद से इस तरह जहां भी चाप कटे काट देते हैं। अब जिस बिंदु पे कटे उसका नाम हमने ए रख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे या ABCDPQR कुछ भी लिख सकते हैं। वो ए बराबर क्या हो जाएगा, √ कितना का मान है ये, तो 5, √5 की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम √ में आने वाली संख्याओं का संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। अगला प्रश्न हमारा एक क्रियाकलाप का दिया है कि उस क्रियाकलाप में वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। किसकी रचना कीजिए, वर्गमूल सर्पिल, वर्गमूल सर्पिल। तो वर्गमूल सर्पिल में आप लोग जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बस करना ये है कि एक लगभग 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचिएगा, 2 सेंटीमीटर से अधिक ना हो, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्पिल बनाने में दिक्कत आने लगेगी अगर 2 से अधिक होगा तो। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर की रेखा हम खींच लिए तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे हमारा बिंदु O होता है, किनारे सबसे ले लेते हैं बिंदु O और यहाँ से 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इस 1 सेंटीमीटर वाले बिंदु पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 90 डिग्री का जब एंगल बना लिए, 90 डिग्री का कोण बना लिए, तो 1 सेंटीमीटर फिर यहाँ से हम चाप काट लेते हैं। ठीक है,
और जैसे ही हमने 1 सेंटीमीटर का चाप काटा तो ये हमको इसे मिला लेते हैं, यानी कहने का मतलब कि √2 का मान हमें निकालना है, समझिए। अब इस प्रकार से ये चाप काटते हैं, ठीक है। तो ये चाप नहीं काटेंगे हम लोग, ठीक है ना, ये चाप हम लोग नहीं काटेंगे। बस क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन में मिला देना है और इसी के पास लिख देंगे √2, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमने यह लिया था और 1 सेंटीमीटर यह, 1 1 2, यानी √2। √2 बराबर कितना हो गया, 1 + 1। इसी प्रकार अब इस रेखा पर अगर हम इसका नाम ए रख देते हैं तो OA रेखा पर, किस पर, OA, ये जो डॉटेड लाइन में रेखा दिखाई जा रही है, इस रेखा पर फिर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। एक कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, एकदम सीधा, सावधानी बरतनी है। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर काटेंगे, मान लीजिए किसी बिंदु बी पर, और इसको इस तरह यहाँ पे हम मिला देते हैं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन में फिर इसको लिख देंगे। अब बताइए कि √, में पहले एक यहाँ पे, फिर ये √1 में गया, फिर एक और चला गया, तो यह मान कितने का हो गया, √3 का, इसलिए इसका नाम हो जाएगा √3। अब फिर क्या करेंगे, इस रेखा OB पर, रेखा पहले OA पर खींचे थे, अब OB पर खींचेंगे, OB पर एक लंब रेखा खींचेंगे, ठीक है। जब OB पर एक लंब रेखा खींचेंगे और 1 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, तो इसको फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इसको मान लेते हैं C। सब पे लंब रेखा खींचना है, ठीक है। इस लंब रेखा के लिए, इस लंब रेखा के लिए जैसे हमने OC खींचा, OC लंब खींचा है, तो ध्यान दीजिएगा लंब अभी नहीं खींचे। अब यहाँ से इसको मिलाए तो अभी √3 हुआ था, 1 प्लस ये 1 प्लस ये 1 प्लस ये 1, फिर यहाँ से ये भी 1 हो गया, यानी यह पूरा कितना हो गया, √4। अब इस प्रकार से √4 का मान कितना होता है, 2। आप माप कर देखेंगे स्केल से तो OC बराबर आपको जो होगा वह 2 सेंटीमीटर आया होगा। इसी प्रकार से आपको यह प्रक्रिया 1 1 सेंटीमीटर का लेके करते जाना है, और वह प्रक्रिया करते हुए इस प्रकार आपको एक ऐसी ही संख्या प्राप्त होगी, ऐसे घूमते जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों √12 का मान आप लोग निकालेंगे, ठीक है। √12 का मान निकालेंगे, √5 का तो मैंने बताया ही है, √7 का भी बनाएंगे, √10 का बनाएंगे, √17 का बनाएंगे। प्यारे बच्चों इतना 5 प्रश्नों को हल करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। और नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसको दोबारा बता दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।